नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। देश के 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर का काम किया जा रहा है और फर्जी वोटर्स घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में इस वक्त घमासान मच गया है। पश्चिम बंगाल से अब तक 1720 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। इन सभी लोगों को भारत की ओर से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेशी नागरिकों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए अधिकारियों को उनके पहचान पत्र भेजे जा रहे हैं और बंगाल पुलिस अधिकारियों की पुष्टि के बाद उन्हें बांग्लादेश भेज रही है। सभी घुसपैठियों को बांग्लादेश को सौंपा गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेशी जुटे हुए हैं। वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए बीएसएफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से भारत आए लोगों को कल शाम बीएसएफ चेकपोस्ट के अंदर ले जाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें वापस बाहर भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इसलिए इंतजार करना पड़ा है क्योंकि पेपर वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो सका है। जैसे ही पेपर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा, तभी उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। कोलकाता से सटे नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूप नगर और हकीमपुर इलाके में घुसपैठिए वापस बांग्लादेश लौटने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, जो एसआईआर के डर से अब बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का हकीमपुर चेकपोस्ट पर कल से लोग बैठे हुए हैं। चेकपोस्ट के इस तरफ भारत है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहां से घुसपैठिए सालों पहले बंगाल आए और यहीं बस गए। बंगाल में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे आधार कार्ड से लेकर दूसरे दस्तावेज तक तैयार कर लिए। बंगाल में रहकर सरकारी योजनाओं का फायदा भी लेते रहे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर का काम हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने 3 पन्नों का लेटर लिखकर चुनाव आयोग से एसआईआर रोकने की मांग भी की है। उन्होंने एसआईआर अनियोजित और खतरनाक इसे बताया है। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर घुसपैठियों से भरा पड़ा है। इस भीड़ में कई रोहिंग्या भी शामिल हैं, जो म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। अब ये लोग किसी तरह अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। इनमें ज्यादातर घुसपैठियों ने हिंदी बोलना भी सीख लिया है, क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के बाद कुछ दिन तक कलकत्ता में रहते हैं, उसके बाद फिर देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। लेकिन इनके पास एक भी वैध दस्तावेज नहीं है। एसआईआर का जबरदस्त असर बंगाल में देखने को मिल रहा है। एसआईआर जब से घोषणा हुआ है, तब से देखा जा रहा है कि हाकिमपुर बॉर्डर यानी कि नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के हाकिमपुर बॉर्डर से काफी सारे गैर कानूनी तरीके से भारत में आए बांग्लादेशी वो वापस अपने देश यानी कि बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कल के बाद से नए तरीके से और कोई बांग्लादेशी नहीं आया है, लेकिन कल जो लोग नहीं जा पाए थे वो लोग फिलहाल इसी जगह पे इंतजार कर रहे हैं कब बीएसएफ का ग्रीन सिग्नल मिले और वापस वो अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस जा सके। फिलहाल के लिए इसी जगह पे वो इंतजार कर रहे हैं। लगभग 20 से 25 लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग और इसके साथ साथ बच्चे भी शामिल है। तो ये लोग फिलहाल ग्रीन सिग्नल के इंतजार कर रहे हैं बीएसएफ का कि कब उन्हें ग्रीन सिग्नल दे और वो वापस अपने देश यानी कि बांग्लादेश जा पाए। बीएसएफ के मुताबिक बॉर्डर पर जिन लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें एक स्पेशल प्रोसेस के तहत वापस रिपोर्ट किया जाता है। इनकी पहचान, बेसिक डेटा जुटाया जाता है, फिर इनके देश के जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर वापस भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया के तहत अधिकारी घर घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। इसमें साल 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया है। फिलहाल अभी तो कम हो गया है, पहले बहुत आ रहा था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। ये टोटल है टीम 52-55 जन आदमी है, 2-3 दिन इधर है। नए तरीके से लोग नहीं आ रहे। नहीं, नई तरीके से लोग नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, और बोल रहे कि लोग क्या मतलब कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बातचीत की हो? आप तो लोग नहीं, हम लोग का साथ बातचीत नहीं हुआ। हमारा जो आदमी है इधर, उन लोग को साथ बातचीत हुआ। खाना खोनी का बंदोबस्त हमारा इधर से ही कर रहा है हम लोग। और कोई नो प्रॉब्लम। और अभी बीएसएफ बंदोबस्त कर रहा है इसको बांग्लादेश भेजने का, और हम लोग भी थोड़ा हेल्प कर रहा है उसको। अच्छा, तो ये बताइए कि ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग कलकत्ता का नजदीक रहते थे। भाई अपना कोথায় থাকতেন? ओ भाई अपना कोথায় থাকতেন? कोথায়? न्यू टाउन में रहते थे। अच्छा, तो ये लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, ये चोरी करके पहले बांग्लादेश से इंडिया में आया, उसके बाद न्यू टाउन में था, न्यू टाउन में काम कर रहा था। अभी तो कुछ कागज पत्र तो चाहिए इन लोग को, क्योंकि ये है, इसलिए लोग
निकल जा रहा है एकदम। और नॉर्थ 24 परगना जिले के हकीमपुर चेक पोस्ट पर आज कोई नया बांग्लादेशी नहीं पहुंचा है, लेकिन कल यहां लोगों की भारी भीड़ पहुंची थी जो गैर कानूनी तरीके से भारत आए थे और अब एसआईआर के डर से बॉर्डर की तरफ बोरिया बिस्तर लेकर भागते ये बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से जो भारत में आए थे वो इस वक्त हाकिमपुर बॉर्डर से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर लेते हुए इधर से जा रहे हैं। और ये लोग कहाँ जा रहे जाने की कोशिश, कोথায় যাচ্ছেন কিভাবে যাবেন কিভাবে যাবেন কিভাবে যাবেন গো। यहाँ पर जितने भी बोरिया बिस्तर थे वो बोरिया बिस्तर लेके इधर से सीधा जाती हुई नजर आ रही है। और इधर में काफी सारे लोग हैं जो जल्दबाजी में इस वक्त जा रहे हैं इधर से। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई कोथा থেকে কোথায় যাবে कहाँ जाना भाई, किভাবে যাবে। तो यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से शायद कोई सिग्नल आया है, उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे पिछले 2 दिन से वो वापस बॉर्डर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर लोग यहाँ पर एक के बाद एक लाइन पर खड़े हुए हैं और बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाची कैसे जाओगे? उनसे पूछिए ये बांधे कैसे जाएगी। अच्छा। हमको नहीं मालूम है। अच्छा। उनको हम न्यू टाउन में रहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहाँ पर कब आए? यहाँ पर कल आए थे। अच्छा, सुबह 10 बजे। अच्छा, सुबह 10 बजे तो 24 घंटे से ऊपर हो गया है। हो गया तो हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि उन लोग जब बोला ही। आप क्यों जाना क्यों चाह रहे हो? एसआईआर की वजह से सरकार नहीं रखना चाहता। अच्छा, वापस भेज दे रहा है। अच्छा। हम लोग वापस जा रहा है। अच्छा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं है। कितने दिन पहले आए थे आप? आइला के बाद आया। आइला के बाद मैंने 2020 के बाद? नहीं 2008 की 2008-9 साल में। अच्छा, फिर क्या कहाँ पर रहते थे आप लोग? न्यू टाउन में। क्या काम करते थे? मशीन का काम करते हैं, जो पेड़ काटते हैं ना, जंगल सफा करते हैं, हैंड मशीन वो चलाते थे। अच्छा, तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश किया कभी? नहीं। अच्छा, तो अभी क्या हुआ? कैसे आए थे आप? मिडिलमैन को पैसा देके? नहीं, किसी को पैसे हम लोग नहीं दिए थे। चोरी छुपके से आया, लेकिन एक आदमी थे। अच्छा। वो रोड मोड उसको पता थे। अच्छा। तो उसके साथ चले आई। अच्छा, कितने लोग आए? हम लोग जब आए थे 5-6 बंदे आए थे। अच्छा, फिर फैमिली भी आ गया? नहीं, फैमिली लेके आया था। जब मैं इधर आया था तब मेरी बीवी थी, मैं थी। अच्छा, इधर आने की 4 महीने बाद मेरा लड़का हुआ। अच्छा, उससे 6 साल की 5 साल बाद मेरे लड़के हुआ। अच्छा, अभी कैसे वापस जाओगे? वो बॉर्डर तो खुल दिया है। अच्छा, जाने की परमिशन मिल गया। अच्छा, इसलिए जा रहा हूँ। पेपर वगैरह है बांग्लादेश? हाँ, उधर का पेपर है। बांग्लादेश का? भारत हाँ। का कुछ नहीं? नहीं। तो ऐसे जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो सभी बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये वापस बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जितने भी सामान उनके साथ था वो सभी सामान सिमटते हुए वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हर रोज शाम को यही विजुअल देखने को मिलता है कि काफी सारे लोग जितने भी 80-100 जितने भी लोग हैं उनको बीएसएफ का जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के अंदर लिया जाता है और उसके बाद उनका जो पेपर्स वगैरह है वो सभी पेपर वगैरह उनसे लिया जाता है और उसके बाद बीएसएफ का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाता है। तो इस वक्त हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफी सारे लोग यहाँ पर बैग समेटते हुए अपने जितने भी सामान है उनके साथ वो सामान समेटते हुए वो वापस बांग्लादेश जाने की तैयारी में है, बांग्लादेश पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। दादा कब आए थे? कैसे जाओगे वापस? इधर से जाएंगे। अच्छा, कब आए थे आप? 2009 साल 2019 साल। 19 साल में क्या काम करते थे? गैरेज में। अच्छा, तो क्या अभी वापस क्यों जा रहे हो? अब বৈধ কোনো কাগজপত্র না থাকার কারণে ওপার से পাঠিয়ে দিচ্ছে। तो वैलिड कोई पेपर नहीं है? না। अच्छा।
अब पिछले 5 दिनों से पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर बांग्लादेशी वापस लौटने के लिए जुट रहे हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ एक्टिव है और वेरिफिकेशन के बाद लोगों को बॉर्डर से बांग्लादेश भेजा भी जा रहा है। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर में जैसे कि देखा जा रहा है काफी सारे बांग्लादेशी जो कि कुछ साल पहले भारत में आए थे रोजी रोटी के लिए, वो वापस अपने घर यानी कि बांग्लादेश जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए हो? हम कोलकाता से आए थे। कोलकाता कहाँ? हावड़ा साहब। क्या करते थे? हम राजमिस्त्री काम कर रहे हैं। क्या मतलब कब आए, क्या कैसे आए? किधर कैसे आए थे? इधर भारत में कैसे आए? भारत में हमारा मेरा मामा लेके आया। कैसे लेके आया? कैसे लेके आया हमारा मालूम नहीं कैसे लेके आया। हम छोटो करके आया था, कैसे लेके आया हम क्या करेगा। कितना साल पहले आए थे? हम आया था 20 साल पहले। हाँ, तुम सुना तो हो गया तो सुना। 20 साल पहले? हाँ 20 साल। क्या काम करते थे? हम राजमिस्त्री लेबर में काम कर रहे हैं। तभी क्यों वापस क्यों जा रहे हो? इधर पे नहीं रखा था, हम क्या करेगा, हम चला जा रहा है। डॉक्यूमेंट है कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट तो इधर क्या करेगा बोलो, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। फिलहाल यहीं पर इंतजार कर रहे क्योंकि ये लोग पिछले लगभग 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और बीएसएफ का इंतजार कर रहे कब उनको ग्रीन सिग्नल मिले और वो वापस अपने देश बांग्लादेश जा पाए। हालांकि अभी तक उन लोगों को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है और इसीलिए इसी जगह पे यानी कि हाकिमपुर चेक पोस्ट जो है, हाकिमपुर चेक पोस्ट के एकदम नजदीक पे वो लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनके जो दस्तावेज है बांग्लादेश के, वो दस्तावेज क्रॉस चेक करके बीएसएफ के पास आए और बीएसएफ के पास आने के बाद उन्हें यहाँ से फिर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाए। इसी के लिए वो इंतजार फिलहाल इसी जगह पे यानी कि हाकिमपुर पे कर रहे हैं। और एसआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, जबकि टीएमसी एसआईआर को चुनाव के लिए केंद्र सरकार की सियासी चाल बता रहा है। एसआईआर जो हो रहा है वो तो चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनेगा वो शुद्ध हो इसलिए हो रहा है, और जिसका नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में वो भी यहीं रहेगा, कोई भगाएगा नहीं। अभी डरने की कोई कारण नहीं है। लेकिन इस समय जो सरकार ने पहले 2014 फिर 2024 31 दिसंबर तक सीए के लिए समय बढ़ाया है और आवेदन के लिए, वो अगर सुविधा नहीं लेंगे तो बाद में क्या समस्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। इसलिए आप नागरिक है या तो नागरिक होना चाहते हैं तो आपको इसका सुविधा लेना चाहिए। अमित शाह ने जो कहा है ये घूसपेटिया नहीं रहेंगे। अब देखिए वो जितने बार ये घूसपेटिया इशू बनाने का कोशिश भी करेंगे वो तो सेम साइड गोल हो रहा है, क्योंकि ये घुसपैठिया ये लोग आ रहा है किधर से? हो सकता है बंगाल में, हो सकता है बीजेपी रूल्ड त्रिपुरा में भी, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहां पर हम लोग का क्या कहना है, 2001 का इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था तो 2 बरस टाइम लगा था। अभी क्या है, सामने इलेक्शन है, उसके लिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके ये वो लोग कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो गया है। जेन्युइन वोटर्स पैनिक में सुसाइड कर रहा है, बीएलओस दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। और टीएमसी अमित शाह के जिस बयान पर पलटवार कर रही है उसमें उन्हें साफ शब्दों में कह दिया गया है कि देश में एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। घुसपैठ को रोकना जरूरी है, मगर दुर्भाग्य की बात है कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ है। और राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आईएसआई से जुड़े वेपन स्मगलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 4 अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 विदेशी महंगी पिस्टल
और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये गिरोह दिल्ली और आसपास के राज्यों में बदमाशों और गैंगस्टर्स को ये हथियार सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े लोगों के इशारे पर किया जा रहा था। पहले हथियार पाकिस्तान पहुंचाए जाते थे, फिर वहां से तस्करी कर भारत की सीमा के अंदर लाए जाते थे। ड्रोन के जरिए भी हथियारों को भारत में गिराया जाता था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक ये लोग कितने हथियार भारत में बेच चुके हैं और किन किन गैंग तक ये वेपन पहुंचाए गए हैं। जांच एजेंसियां मोबाइल, बैंक डिटेल और सोशल मीडिया की मदद से गिरोह के बाकी सदस्य और उनके लिंक्स का तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिस मामले के अंदर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। असल में क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली थी कि चाइना और टर्की में बनने वाले हथियारों को पहले पाकिस्तान भेजा जाता है और फिर पाकिस्तान से ड्रोन के रास्ते इन हथियारों को पंजाब के अंदर पहुंचाया जाता है और फिर अलग अलग राज्यों में जितने बड़े गैंगस्टर्स हैं, चाहे उसमें लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोतारा, बमिया गैंग, इन सभी गैंगस्टर्स के शूटर्स को ये हथियार सप्लाई किए जाने थे। इसके अंदर जिगाना पिस्टल भी है। ये उसी तरह के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अतीक अहमद की जब हत्या की गई थी उसमें भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। यह जानकारी मिल रही थी लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कि कुछ इस तरीके के इंटरनेशनल रैकेट हैं जिनके तार पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद एक ट्रैप लगाया गया और जानकारी ये मिली कि दिल्ली के रोहिणी इलाके के अंदर कुछ गैंगस्टर्स पहुंचने वाले हैं जिनकी गाड़ी के अंदर इस तरीके के हथियार हो सकते हैं जो कि टर्की और साथ ही चाइना के अंदर बने हुए थे और जिनको सबसे पहले आईएसआई की मदद से पाकिस्तान भेजा जाता था और पाकिस्तान से इन हथियारों की खेप जो है उनको दिल्ली और दिल्ली के पास के अलग अलग राज्यों के जितने बड़े इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं उनके शूटर्स को दिया जाना था। इस जानकारी के मुताबिक रोहिणी के अंदर एक ट्रैप लगाया दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, जिसको लीड कर रहे थे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर संजीव यादव और इसके अंदर तकरीबन 10 ऐसी विदेशी पिस्टल बरामद हुई जो कि काफी ज्यादा अत्याधुनिक थी। इसके साथ ही लगभग 93 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और इस पूरे मामले के अंदर क्राइम ब्रांच आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कहीं ना कहीं ये इनपुट्स लगातार मिलते रहते हैं कि पाकिस्तान की मदद से चाइना और टर्की बेस्ड हथियार भारत के अंदर सप्लाई किए जाते हैं और उसी ट्रैप के हिसाब से इनपुट मिलने के बाद इस पूरे इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है।